फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x माइनस 1, डोमेन ऑफ फंक्शन हमें पता करनी है। ठीक, कॉज इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, मतलब -1 लेस देन इक्वल टू जो कॉज इनवर्स x क्या है यहाँ पर दिख रहा है आपको 2x माइनस 1, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस सॉल्व करने का मेथड समझ लीजिए। 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, इक्वल टू लगाना है यहाँ पर आपने, ये क्लोज इंटरवल है, मतलब इक्वल टू हो सकता है 1 और इक्वल टू -1 भी हो सकता है। आपको डोमेन पता करनी है फंक्शन की, यानी इसकी डोमेन पता करनी है, x पता करना है हमें। लीनियर इनइक्वालिटी +1 क्लास में आपने सॉल्व किया था। ठीक है, कुछ उसी तरह से ये -1 है, -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 2x -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 + 1। इस -1 को खत्म करने के लिए इधर भी 1 + और इधर भी 1+, तो -1 + 1 कितना हो गया 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा 2x, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 + 1 कितना 2, x के साथ 2 आ रहा है, इस 2 को खत्म करना है, क्या करेंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू होता है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आपके पास क्लोज इंटरवल x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 1, और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल। तो 4 ऑप्शन होंगे आंसर में आपके पास, उसमें से एक ऑप्शन 0, 1 है। आप चेक कर लो कौन सी है, A B C D कौन सी ऑप्शन है, उस पर टिक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए ग्रेटर देन क्यों लगाया, कहाँ पर बेटा, ये वाला फर्स्ट में, यहाँ पर बेटा जो ये कॉज इनवर्स है ना, वही हम बता रहे हैं। जो कॉज इनवर्स है यानी जो कॉज का फंक्शन है वो 1 और -1 के बीच में ही होता है ना, ऐसे चलता रहता है ना, ये ऐसे चलता रहता है। तो यानी x आपका क्या क्या हो सकता है, x आपका -1 हो सकता है, -1 हो सकता है ना, यानी x आपका इक्वल टू -1 हो सकता है ना, x की वैल्यू -1 हो सकती है। तो अगर -1 हो सकती है तो फिर -1 से बड़ा क्या होता है, तो फिर जो आपका x है वो -1 से बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद फिर अब ये 0, उसके बाद ये बढ़ रहा है बढ़ता जा रहा है, और x क्या हो सकता है फिर 1 भी हो सकता है, x आपका 1 भी हो सकता है इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे कहीं पे हुआ तो 1 से छोटा भी हो सकता है, और अगर 1 से छोटा हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। तो ये तो रेंज है कॉज इनवर्स x की -1 to 1। तो यहाँ पर x था तो मैंने x लिख दिया, यहाँ पर क्या है 2x - 1, तो मैं इस x को हटाकर क्या लिख दूंगा 2x - 1। अब पेपर में चाहे यहाँ पे कॉज इनवर्स आए चाहे साइन इनवर्स आए, दोनों के लिए रेंज -1 से 1 ही होती है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स होगा तब भी ऐसे सॉल्व करना है, कॉज इनवर्स है तो तब भी ऐसे सॉल्व करना है। अगर कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं तो उस कोई ज़रूरी नहीं यही स्टेटमेंट आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है ये स्टेटमेंट आ जाए, ये चीज़ चेंज कर देंगे, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप लोगों ने करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या है। फंक्शन है 1 क्वेश्चन 2, एफ एक्स एक पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया आपको, ये दिया 1 + x और x इज लेस देन 2, 5 - x, x इज ग्रेटर देन 2, और आपको बोल दिया भाई एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 2 पे, और f(2) कहते हैं किसके इक्वल है, f(2) इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक, तो अगर ये कंटिन्यू है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, कंटिन्यू में दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं, यानी एक आपके पास 1 + x लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक आपके पास राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कौन सी है, राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सही सर 5 - x, और लिमिट क्या दी हुई है आपको यहाँ पर देख लो ज़रा। जब आप 1 + x की बात करते हो तो लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट है 2 - x छोटा है ना, लेस देन है तो 2 - यहाँ पर लिमिट क्या आएगी आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2+, और अगर ये कंटिन्यू है तो ये f(2) के इक्वल भी होगा, सब आपस में इक्वल होंगे, दिस लेफ्ट हैंड दिस राइट हैंड, और ये f(2) सब इक्वल होंगे आपस में, कंटिन्यू है तो। अब x कितना हमारे पास 2, सीधे 2 भर दो यहाँ पर, 2 + 1 कितना 3, सीधे 2 भर दो यहाँ पर, तो 5 - 2 3, ये हो गया 3 इज इक्वल टू किसके, f(2) के। तो ठीक है ना, कंटिन्यू था ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड आनी थी, और f(2) का आंसर क्या हो गया हमारे पास 3। तो कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में 3 होगा, तो 3 पर टिक कर देना।
क्वेश्चन 2 कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा, क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 4, एक मैट्रिक्स है, उन्होंने बोल दिया भाई ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये 3 into 4 है, देन ईच रो ए हैज कितने एलिमेंट होंगे उसमें। ईच रो ए हैज 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 12 एलिमेंट, 7 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है, ईच रो ए हैज कितने एलिमेंट होंगे। अब रो बोला गया ना, तो कई बार बच्चे क्या देखते हैं, वो सीधे देख लेते हैं 3 लिख दो जी, 3 ऑप्शन 3 दी भी हुई है, 3 रोज 4 रोज। अच्छा सर का जवाब आया 9, अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इधर देखिए, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं बच्चों 4, तो रो 3 है ना और कॉलम 4 है, 1 2 3 4। तो उन्होंने पहली जैसे मैंने पहली लाइन लिखी आपको आंसर पता लग गया होगा। उन्होंने बोला हर रो में कितने एलिमेंट हैं, पता लग गया होगा। बनाना है तो सारा भी बना सकता हूँ मैं, एतराज़ कोई नहीं है हमें। ये आपके पास पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। ठीक है, तो उन्होंने बोला रो में कितने एलिमेंट है, आप काउंट कर लो कितने एलिमेंट है। 4 एलिमेंट है रो में, तो आंसर क्या आ गया 4। ठीक, कई बार क्वेश्चन तो छोटे छोटे से होते हैं, बस वो IQ चेक कर रहे होते हैं कि बच्चा क्या टिक कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 40 to 50% जनता 3 टिक करके आती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, रो इनटू कॉलम। वो ये नहीं देखते कि एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, रोज नहीं पूछी जा रही। आपको पूछेगा रो में कितने एलिमेंट हैं, तो फिर जो नंबर ऑफ कॉलम होगा ना वही रो के एलिमेंट बन जाएंगे। 4 कॉलम है तो फिर 4 एलिमेंट होंगे उसमें। अगर नंबर ऑफ रोज पूछी जाती तो फिर तो देखकर ही पता लग रहा है 3 रोज। ठीक, हाँ बोलो बोलो। ईच रो हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो आप काउंट कर लो बेटा। ऑर्डर क्या है, 3 into 4, ऑर्डर 3 into 4 है, रो और कॉलम। रो और कॉलम। तो ये रही आपकी रो होगी 3 रोज ही है ना। मैं आपसे रोज थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने एलिमेंट हैं। तो आप काउंट कर लो कितने एलिमेंट है इस रो में। हाँ, कॉलम में पूछते तो 3 होने थे। ये बेटा 1 2 3 4 एलिमेंट है इस रो में। रो के एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ रोज नहीं पूछी जा रही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। ठीक, एक छोटा सा वर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट बोल दिया, ध्यान देना छोटे छोटे वर्डों पे। डन, क्वेश्चन 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 4 पढ़ दीजिए, एक ही बार साफ करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स, जैसे 4 मैट्रिक्स दी हुई है, हमने पूछा कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है। अच्छा जी, एक स्केलर मैट्रिक्स दी है, 4 मैट्रिक्स दी है। 4 मैट्रिक्स। अच्छा, पहली मैट्रिक्स क्या है बता दीजिए। -1 3 2 4, -1 3 2 4। दूसरी मैट्रिक्स क्या है 0 3 2 0 0 3 2 0 2 0। तीसरी मैट्रिक्स क्या है 4 0 0 4, 4 0 0 4। चौथी मैट्रिक्स क्या है नन ऑफ दीज। चलो बात ही खत्म कर दी यहाँ पर, नन ऑफ दीज। हमें पूछ रहे हैं जी इनमें से स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए रूल है, स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट नॉन 0। पहले तो ये देखो, ये तो इसमें तो डायगोनल के एलिमेंट है ही नहीं, 0 ही नहीं है हमारे पास ना, ये तो खत्म ही है स्टोरी। ऊपर से नन ऑफ दीज भी खत्म है। ठीक, क्वेश्चन दोबारा देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 4th। द स्केलर मैट्रिक्स पता करनी, 4 मैट्रिक्स दे दी गई है, स्केलर मैट्रिक्स पता करने के लिए बोला गया। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन 0 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं नॉन 0। अब आप इसमें से ढूंढिए वो कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन 0 है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, तो जब डायगोनल बोला किसको जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास, ये है आपकी डायगोनल, ये आपकी डायगोनल है, इधर से मत काउंट करना। ठीक है, ये आपकी डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट नॉन 0 होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए 0। तो इसमें आपको क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे हैं, ये तो स्केलर है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसकी बात करता हूँ तो चल बी ऑप्शन भी दिख रही है, बी ऑप्शन में तो डायगोनल के एलिमेंट ही क्या कर दिए
0 कर दिए, तो रूल के अगेंस्ट ही चले गया, ठीक है। नहीं सर, डायगोनल इधर से इधर ही काउंट करनी है आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर से इधर डायगोनल काउंट होती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल यही है आपके पास, ये नॉन डायगोनल गिनी जाती है, ये डायगोनल और ये नॉन डायगोनल गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए 0, जबकि स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, ये नॉन जीरो है, ये तो 0 है, ये भी रिजेक्ट। फिर एक ही ऑप्शन बच रही है आपके पास, डायगोनल के एलिमेंट देखिए क्या है, नॉन जीरो, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट क्या आ गए, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, सी पार्ट, ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, पांचवा क्वेश्चन बताइए। अब पांचवा क्वेश्चन आ गया बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। फिफ्थ क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा व्हेन, कब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक आता है कुछ स्टेप्स लिखवाए गए थे आपको। सबसे पहला स्टेप होता है डेरिवेटिव निकाल लो, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। क्या डेरिवेटिव निकला इसका, -27, 3x² -27। डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इसके फैक्टर कर रहे हो, फैक्टर करें इसके जब हमने फैक्टर किए तो ये 3 तो है ही है, ये x² है, -27 है, x² 3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x², माइनस का माइनस 27 था तो क्या बचा 9, 3 का 3 और ये आपके पास आ गया प्यारे बच्चों x² -3 की होल स्क्वायर, यानी 3, एक x -3 और एक x प्लस 3। यहाँ से मैं 2 वैल्यूज निकलेंगी, हमारी 2 जीरोज निकलेंगी, एक 0 होगी -3 और एक 0 होगी +3, अगर 0 के इक्वल प्लेस कर देते हैं। आपको बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ना एक कंडीशन है, वो कंडीशन देख लीजिए क्या है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है कि भाई जो dy/dx है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्ट्रिक्टली वर्ड लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0। अकेला इंक्रीजिंग बोलता, लीनियंसी दिखाई उसने थोड़ी सी, अकेला इंक्रीजिंग बोलता तो फिर इक्वल टू भी आ जाता है। इस वर्ड को आलतू फालतू वर्ड मत समझना, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को हिला देगा ये यहाँ पर। स्ट्रिक्टली है तो इक्वल टू यूज नहीं करना, स्ट्रिक्टली ना होता तो इक्वल टू यूज कर लेते, ठीक। 3x -3 x + 3 चल रहा है हमारे पास, इसकी जीरोज हमारे पास क्या निकलती है, रफ में हमने जीरोज निकाल ली, -3 बन जाएगा +3, +3 बन जाएगा -3। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो इधर हमारे पास -3 प्यारे बच्चों, इधर हमारे पास 3, सेंटर में कहीं पे 0 भी होगा हमारे पास। तो 3 से बड़ा देखेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5, 6, -3 से छोटा देखेंगे तो क्या आ जाएगा -4, -5, -6। अब ये जो हमने बना के रखा हुआ है, इसको ये पॉइंट इसके लेफ्ट राइट में भर के चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग बोला है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग है तो उधर ही जाना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव देखना हमने। तो 3 से बड़ा, अगर मैं 3 के इधर पॉइंट लेता हूँ, 3 के इधर, क्योंकि अगर 3 भर दिया मैंने तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 मैंने लेना नहीं है। तो 3 से बड़ा क्या होगा 4 भर के देख लो क्या आता है। 3 के आगे 4 भरा, 4 - 3 1, और ये आ गया 1 और 4 + 3 7, 1 × 7 7। पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, मतलब 3 के अगर मैं इधर जाता हूँ तो मेरे पास इधर 3 के इधर जाने पे मुझे मिल रहा है पॉजिटिव। इतना डन, तो पॉजिटिव है तो फिर इंक्रीजिंग ही हुआ इधर। तो अब इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, 0 ही ले ली, 0 भरा यहाँ पर तो क्या मिला -3, ये -3, 0 भरा यहाँ पर तो क्या मिला 3, -3 × 3 -9। तो इस इतने एरिया में क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। क्या मैं ये एरिया लूँगा, क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग पूछा, डिक्रीजिंग नहीं पूछा। डिक्रीजिंग पूछते तो फिर मैं इस एरिया की बात करता। अब -3 से इधर भी चलना है हमने, -3 से इधर क्या दिख रहा है अभी आपको -4, यानी ये तो नेगेटिव का एरिया हो गया हमारा, ठीक है। अब -3 से इधर -4 है हमारे पास, कहीं पे -4 पड़ा, ये हमने 4 भर के देख लिया। -3 से इधर -4 भर के देख लो, -4। जब यहाँ पे -4 भरा तो क्या हुआ, -4 × -3 -7, और -4 × 3 -1, माइनस पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला, पॉजिटिव मिला, ठीक है। मतलब -3 से इधर भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है।
इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है ना वो इंक्रीज कब हो रहा है, अब वो बात करनी है हमने। अगर मेरा x ग्रेटर देन 3 है, देख लो आपने x की वैल्यू क्या ली, 4 ली ना। अगर मेरा x 4 है, 3 से बड़ा ही है ना वो, तो वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मेरा x, मेरा ये रहा x, इधर को क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, -3 के बाद क्या आएगा, -4। यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 और यहाँ पर x क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो भी आप लोगे, मान लो आपने x की वैल्यू ली -4 ली और यहाँ पर था -3, बड़ा कौन है दोनों में, -3 बड़ा है। इसका मतलब इस केस में जो मेरा x है वो लेस देन है किससे, -3 से, क्योंकि आप -4 भर रहे हो तो -4 तो -3 से छोटा ही होगा ना। अब मेरे पास इंक्रीजिंग पूछा जा रहा था, मेरे पास ना 2 ऑप्शन आई हैं। एक ऑप्शन मेरे पास आ रही है x ग्रेटर देन 3, एक आ रही है x ग्रेटर देन 3, एक ऑप्शन मेरे पास आ रही है x लेस देन -3। अब मुझे ऑप्शंस चेक करनी है कि कौन सी वाली ऑप्शन में ये सारे के सारे हैं। तो बेटा मेरे को ना पहले ऑप्शन लिखवा दो जरा, सारी की सारी ऑप्शन लिखवाओ, ठीक है क्या। पहली ऑप्शन क्या है, ए वो है जो आंसर है, x क्या, ये वाला तानिया x लेस देन -3। बी ऑप्शन क्या है, mod of x ग्रेटर देन 3। सी ऑप्शन क्या है, x is less than or equal to -3। ठीक है। ये ऑप्शन डी क्या है, mod of x is greater than equal to 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कई ऑप्शन ऐसी होती है, देखते सारी पता लग जाएगा नहीं होंगी। कैसे, अभी आपको बताया था, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या नहीं आता, मतलब बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमें पता लग गया भाई ये तो गेम से बाहर है। नमस्कार सर, नमस्कार, बैठिए सर रूम में बैठिए। ये तो गेम से बाहर है। अब देखो 4 में से तुक्का मारता है अगर कोई तो प्रोबेबिलिटी कम होती सही होने की। अब 2 में से तो तुक्का लग ही जाएगा। अब मुझे एक आंसर मिल गया हुआ है। क्या आंसर मिल गया, x इज लेस देन इक्वल टू -3। पर इस अकेले से बात नहीं बनने वाली, ये रहा, दोनों प्लेयर इकट्ठे खेलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है क्या ये, नहीं। तो मतलब ये भी सर रिजेक्ट करोगे, क्योंकि हमारे पास तो 2 ऑप्शन आई हैं और ऑप्शन दोनों होनी चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन एक थी। 90% बच्चे इस ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, ठीक है। अब जब मैंने इस ऑप्शन को गेम से बाहर ही निकाल दिया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बची है इस वक्त, वो ऑप्शन ये है बी। इसका आंसर बी है। अब इसमें ना एक +1 क्लास की ना प्रॉपर्टी लगी है मॉडुलस की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका मॉडुलस ए, अगर आपका x ग्रेटर देन मॉडुलस ए होता है तो वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो ये x बड़ा होगा इस a से, या फिर ये x छोटा होगा इस -a से। प्रॉपर्टी ये कहती है, +1 क्लास की प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। तो मैं अब इस x की जगह पे, x का तो चलो x ही रहने वाला है, मैं इस a की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, दिख रहा है आपको, 3। मैंने इस a की जगह पे 3 रख दिया, और मैंने यहाँ पर भी a की जगह पे 3 रख दिया, और मैंने यहाँ पर भी a की जगह पे 3 रख दिया। +1 क्लास की प्रॉपर्टी है, जिसको याद रहेगी वो डायरेक्टली टिक कर देगा। तो मतलब x लेस देन -3 ये रहा, x ग्रेटर देन 3 ये रहा। तो ये दोनों मिलकर यही है इनका पिता, ठीक है, मॉडुलस x ग्रेटर देन 3। तो हमारी ऑप्शन रही मॉडुलस x ग्रेटर देन 3। समझ में आ गया बच्चों। तो कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, बस ऐसे ही चलना, उसने स्टेटमेंट ही बदलनी है यहाँ से हमने, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 की स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़ दीजिए भी, 6 भी पढ़ दीजिए। क्या है बताइए जरा। गिवन दैट A इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बच्चों ध्यान देना। गिवन दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4, मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का मतलब 4 × 4, अंदर एलिमेंट दिए हो ना दिए हो हमने लिख दिया 4 × 4। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है, और इसका डिटर्मिनेंट भी दिया गया है, डिटर्मिनेंट दिया गया 2, और कहते हैं फाइंड करो डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट A का। इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। बस जिसको फॉर्मूला याद उसने 1 मिनट में कर लेना है। एडजॉइंट A का ना खुद का अपना फॉर्मूला है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट A होल की पावर n-1
जो n है ना n, ये n आपका ऑर्डर है, ऑर्डर n क्या आपका ऑर्डर। अब आप ये देखो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी थी 2, डिटर्मिनेंट 2 हो गया। n क्या आपका ऑर्डर, ऑर्डर आपको दे रखा उन्होंने, ऑर्डर उन्होंने दिया 4, पावर साथ में -1, 2 की पावर 4 -1 3, आंसर इज 8। ऑर्डर अलग तो नहीं होंगे ना, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में सर जब उन्होंने बोली स्केयर दिया है, नहीं अगर नहीं सर ऑर्डर तो सेम ही होने वाले, अगर ऑर्डर ही अलग अलग हो गया क्योंकि ये n × n होगा ना यहाँ पर, किसी और मैट्रिक्स में फिर अप्लाई नहीं कर सकते हम ऐसे, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आ गया इतना। इस फॉर्मूले को दिमाग में छाप लो, फॉर्मूला याद तो क्वेश्चन 1 मिनट का काम है, ठीक है। क्वेश्चन 6 डन बच्चों, क्वेश्चन 7 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरा फेवरेट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा फेवरेट चैप्टर, बच्चों का नहीं। बताओ कौन सा चैप्टर होगा? ओ, क्या बात है, बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे पास, सारे के सारे इंटेलिजेंट है सारे हैं। मन की बात पढ़ ली आपने मेरी। लेट तनिया, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द रियल नंबर। आर एक रिलेशन है, रिलेशन, लेट आर बी रिलेशन ऑन रियल नंबर। अभी ध्यान दो भाई, नंबरों का पितामह रियल नंबर, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम, इसकी बात होने जा रही है। कहते आर एक रिलेशन है रियल नंबर का। अब जैसे रियल नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है ना, बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, तो पता नहीं यार क्या बेकार सी चीज़ करवाने वाले हैं फिर दोबारा, है कुछ भी नहीं। ध्यान से देख लो, पेपर में तो आना ही आना, करना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ रियल नंबर, आर इज इक्वल टू x, y कॉलन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 दे दिया। पहली ऑप्शन बच्चों कहते हैं सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, दूसरी ऑप्शन कहते हैं ओनली सिमेट्रिक, तीसरी ऑप्शन नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, और डी में कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। कहते बताओ जी कौन सा रिलेशन है ये? हाँ जी कृपया आप बोर्ड पे ध्यान दें। रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है, सिर्फ तो मतलब नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं इक्विवेलेंस कब होता है? जब तीनों होंगे, ठीक है। तो तीनों के लिए तो फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव की ऑप्शन भी होनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो अगर ट्रांजिटिव की ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर नहीं है ट्रांजिटिव की ऑप्शन, ये तो गेम से आउट है। अब तीन रह गए हमारे पास, है सीधे हमारा निशाना सिमेट्रिक के ऊपर है ना। वेरी गुड, शाबाश। चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसे है ये, कैसे नहीं है। गार्गी परेशान, उसने आंसर कैसे दे दिया इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, चलिए बेटा आंसर्स डाले हुए साथ में हमने। उसके पास फोन नहीं है। ओके चलिए देखते हैं क्या है। ओके चलो बच्चों फोकस ऑन द बोर्ड। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन याद है आपको? रिफ्लेक्सिव, अब पहले रियल नंबर की बात कर रहे हैं, चलो एक रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर में क्या आते हैं बच्चों? 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 चलते रहेंगे सारे के सारे। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी a, बिलोंग करना चाहिए r को, यही कंडीशन थी, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव है तो a, बिलोंग करना चाहिए r को। अब यहाँ से जौन सा मन करता है नंबर उठा लो, कोई मना नहीं करेंगे हम आपको, जौन सा दिल करता है उठाओ नंबर आप। चलो मैंने उठा लिया, सपोज 0 उठा लिया मैंने, रियल नंबर है ना, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो कोई भी नंबर ले सकता हूँ। मतलब मेरा a भी 0, इधर से मेरा a भी 0। अब वो 0 0 भर लो जरा इसमें, इसी में भर के देखने हमने। मतलब x भी 0 और y भी 0, 0 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। मतलब हम लॉजिकली बात कर रहे हैं कैसे हो सकता है ये, ठीक है। अगर किसी को लगता है भाई सर ऐसे 0 0 भरी जा रहे हैं, 1 ट्राई कर लो, 1 भर लो, 1 भरा तो 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज नॉट इक्वल टू अगेन 1, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव गेम से बाहर चल रहा है। जैसे ही रिफ्लेक्सिव गेम से बाहर हुआ ना बच्चों, एक रिलेशन ऑटोमेटिक बाहर हो गया, इक्विवेलेंस बाहर हो गया।
इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होने चाहिए। वो अलग बात है, ट्रांजिटिव इन्होंने दिया नहीं है, पर हमें उसकी बात नहीं कर रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात ही नहीं चेक करनी हमने, इक्विवेलेंस है नहीं गेम से बाहर। बचा कौन है अगला? सिमेट्रिक देखते हैं भाई, क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है। हाँ जी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में हमने बच्चों एक 0,1 ले लिया और एक 1,0 ले लिया, यही है ना। क्योंकि सिमेट्रिक में आप फॉर्मूला पढ़ते हो a, b अगर r को बिलोंग कर रहा है तो b, a भी r को बिलोंग करना चाहिए। 1,0, 0,1 दोनों r को बिलोंग करने चाहिए। आपने 0,1 लिया, भरो 0 भरा, 0 की स्क्वायर 0 भरा तो 0 की स्क्वायर 0 + 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो फिर ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ अगली बार? देख रहे 0, 1, 1, 0 लिया था, अगली बार हाँ तो 1 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब ये क्या बना हमारा? सिमेट्रिक बन गया। फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। सर आप जीनियस हो। ठीक है जी, खत्म। जब करवा दो तब इजी लगता है, और जब तक बोर्ड के ऊपर स्टेटमेंट लिखी रहती तब तक सोचते हैं यार क्या होने वाला है इसका, पता नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए भाई। If A is matrix of order 2 into 3, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, A is a matrix of order 2 into 3, A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 × 3, where each element of the matrix is of the form of the number 0, 1, 2। कहते हैं मैट्रिक्स में जो आप 2 into 3 ऑर्डर बना रहे हो, 2 रोज और कितनी कॉलम? 3 कॉलम आप बना रहे हो, 3 कॉलम 2 रोज बना रहे हो। उसमें 0, 1, 2 0,1,2 को आप अरेंज करते हो तो हाउ मेनी सच मैट्रिक्स आर पॉसिबल। कहते हैं और कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है पता नहीं बुक में लिखा कि नहीं लिखा, हमने बस इसको इस तरह से याद किया हुआ है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हमारे पास? 2 into 3। ठीक है जी, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? एक, मतलब यहाँ पे जिन एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना है वो एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3 3 एलिमेंट। और ऊपर आ जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर में जितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर में देखो 2 × 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 6। ठीक है, तो 3 की पावर क्या मिला हमें? 6। मतलब इतनी तरह से अरेंज किया जा सकता है जी इनको, 3 की पावर 6 याद रहेगा। देखो वैसे नॉर्मली ना स्पेक्ट्रम शर्मा पब्लिकेशन की कोई बुक है उसमें 5-6 क्वेश्चन लगातार इसी तरह से दिए हुए हैं। कहीं पे 0, 1 लिख रहे हैं, कहीं पे 1, 1 लिख रहे हैं और कहीं पे 0, 2 लिख रहे हैं। इस तरह से लिखी जा रहे हैं और उन्होंने मैट्रिक्स का ऑर्डर बना दिया हुआ है। ऑर्डर वहाँ पर कुछ इस तरह से बोला गया था 3 × 3, और हमें पूछते जी बताओ कितनी तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 3 3 का 2 की पावर 9, आंसर इज 512। 3 4 5 क्वेश्चन लगातार थे ऐसे। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं? 2। ऑर्डर 3 into 3, आंसर इज 512। 2 एलिमेंट 3 into 3 9, आंसर इज 512। इट डजेंट मैटर कि एलिमेंट कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो। ठीक है, आपने बस उनको काउंट कर लेना है कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। ये देखिए नीचे, और ऊपर क्या डाल दीजिए उसका ऑर्डर। 2 3 का 6, 3 की पावर 6। एमसीक्यू में 3 की 6 सॉल्व तो करी नहीं होगी, 3 की 6 ही दी होगी तो टिक कर देना बस उस पर आप। ठीक, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निधि पढ़ना बेटा स्टेटमेंट 9 की। the slope of tangent to the curve x is equal to slope of tangent to the curve of x is equal to। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, स्लोप पूछा जा रहा है आपसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं आपसे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बच्चों ये। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है और पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है a sin क्यूब t और y आप लोगों को दे दिया गया a cos क्यूब t एट t इज इक्वल टू π/3। देख लीजिए इस एक क्वेश्चन के साथ आपके 2-3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। पहले तो पैरामीट्रिक का डेरिवेटिव रिवाइज हो जाएगा, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट उसी से निकलेगा हमारा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है जी? dy/dx निकालो।
बस यही बोलना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स निकालो। डेरिवेटिव इज यूज टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव को टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए तो यूज करते हैं हम। तो डेरिवेटिव निकालें, dx अपॉन dt। अमनीश काके ध्यान से देखना जरा यहाँ पे अब, ठीक है। 3 आगे आ गया, 3a साइन की पावर कितनी 2, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, dx बाई dt हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया dy बाई dt। चलिए dy बाई dt निकालें, ये लो। हाँ जी, रुकावट के लिए खेद है। dy बाई dt, a का a रह गया, 3 आगे आया, पावर कितनी बच्चों 2, और cos का डेरिवेटिव क्या हुआ माइनस साइन t। इतना डन। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy ऊपर और dx नीचे। कहाँ है जी dy आपका, dy है माइनस, माइनस लिख लेते हैं आगे, माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर t cos t। 3a कैंसिल, क्या बच रहा है ढूंढो। cos से cos कट गया, क्या बचा एक cos t बचा। sin से sin कट गया, क्या बचा एक sin t बचा। और यहाँ पे माइनस है, माइनस का माइनस, cos में sin क्या हो गया cot t। t आपको दिया कितना पाई बाय 3, तो माइनस कॉट पाई बाय 3, मतलब माइनस का माइनस कॉट का कॉट पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। बेटा जो भी कॉट 60 की वैल्यू हो वो निकाल कर भर देना। अब देख लो 1/3 है, 1/3 है, यानी -1/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला गया था, आते हैं सर वहां पर भी आ जाते हैं। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया भाई m। अब अगर ऐसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पे, मैं क्वेश्चन से टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूं, मैं पूरा टॉपिक एक बार में खत्म कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने निकाल लिया। इस स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पे मान लो अगर आपको कहते कि बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। तो प्यारे बच्चों y का y माइनस y1, अब y1 हमारे पास होना चाहिए, नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू दी हुई उन्होंने। अब y1 कैसे निकलेगा, क्वेश्चन लंबा चले जाएगा, इतना बड़ा आने नहीं वाला पेपर में। आप इस t की जगह पे क्या भरोगे, t पाई बाय 3। तो cos 60 डिग्री का क्यूब करके जो भी आंसर आएगा वो y1 हो जाएगा आपका, फिर वो y1 यहाँ पर भरना है। और इस x, बिल्कुल सर, x की जगह पे आप इस t की जगह पे क्या भरोगे, तो साइन पाई बाय 3 साइन 60 × 3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, a 3/4 आ जाएगा, वो वैल्यू आप भरोगे यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो m आप लोगों ने निकाल लिया कितना, -1/3। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा, इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं पेपर में आने वाली, ठीक है सर। हाँ वहाँ पे भी आते हैं हम। अगर मान लो ये पॉइंट ना दिया होता तो फिर ये आपका x1 है और ये आपका, बस यही x1 y1 है फिर, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे निकल जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जगह पे बच्चे पूछ लेते हैं सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना जरा। तो टेंजेंट की जगह पे हम क्या लिख देते हैं बच्चों, नॉर्मल। इस टेंजेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे हमने नॉर्मल लिख दिया। तो जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है, जब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हो, ये तो टेंजेंट का स्लोप था, यहीं पे देख लीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होता है -1/m, -1/m। मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है वो यहाँ पे भर दो। अगर आप यहाँ पर भी नहीं भरते हो तो तब भी कोई परेशानी नहीं है। आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो, -1/m यहाँ पर लिख लो, और जो टेंजेंट का स्लोप निकाला है वो वैल्यू सीधे यहाँ पे भरो। और बाकी रहा y1 x1, अगर आपको ये ना दिया होता तो ये आपका x1 ये आपका y1 उठा के भर दो, और अगर ये दिए हुए हैं तो यहाँ पे और यहाँ पर भरोगे तो फिर वो आपके पास x1 y1 आ जाएगा। इस एक क्वेश्चन से ना आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की लगभग ना 90% एक्सेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें यही कुछ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करो, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी क्लियर हो गया, इतना डन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों सॉल्व किया हुआ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये आपने सॉल्व किया, मैंने टेस्ट में डाला था आप लोगों को, ये 3-4 बार टेस्ट हुआ है। क्या बात, वेरी गुड। 3/1 द वैल्यू ऑफ, चलो उस वक्त आपने सॉल्व किया, अब सर सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1
कॉज इनवर्स -1/2 प्लस, ओ गार्गी बताइए जरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कहते हैं जी इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई ना कोई ऑप्शन होगी। गार्गी इधर बेटा, अब रितिन का नंबर भी लगाते हैं। हाँ गार्गी कैसे करेंगे? GRGI गार्गी, नॉट निधि। डायरेक्टली π/4, ठीक है जी, 1 का π/4, ठीक है। यस सर। इसका रितिन, इसका क्या आएगा काके? डायरेक्टली बता दे, डायरेक्टली इसका क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड। π/2, अब सोच रहे हैं π/2 कैसे, शाबाश नलायको। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गणित में ये सूत्र है, फॉर्मूला है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 होता है। बाकी मेथड अपना अपना कौन कैसे करता है, वही तो बहुत बड़ा होने वाला था ना सर। हम शॉर्टकट ट्रिक समझा रहे हैं आपको, देखो जरा फोकस करो इस चीज़ पे। वैल्यू मैं भी निकालता, बशर्ते ये दोनों अलग अलग होते, पर जब मेरा थीटा ही सेम है तो फिर मैं वैल्यू निकालने के बड़े चक्कर में क्यों पढूं? शॉर्टकट है तो लगा लो यहाँ पर, पेपर में वैसे टाइम थोड़ा होना है हमारे पास, ठीक। तो फिर बच्चों कितना बन गया? 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2 2 का 4, बेस सेम, 2 पाई प्लस पाई कितना? 3 π/4, बस डन। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। 10th हो गया भाई। 11th क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए ध्यान से जरा। इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट, रिलेशन है आर और एक सेट दे दिया है, सेट है 1, 2, 3, ये सेट है आपके पास और बी डिफाइन। अब इससे रिलेशन क्या डिफाइन किया? रिलेशन डिफाइन किया 1, 2 और हमें पूछते हैं देन आर इज, कि आर क्या है? पहली ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, दूसरी ट्रांजिटिव, तीसरी सिमेट्रिक और चौथी नन ऑफ दीज, ठीक है जी। हाँ ट्रांजिटिव तो है, पर है कैसे, रीजन भी देना पड़ेगा साथ में। पेपर में तो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लियर है ट्रांजिटिव तो फिर मैं ना बताऊं, चले बता दे। अच्छा बता दे, ठीक है। 2 1 1 3 ऐसे होता है। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है ये, ठीक है, जिनको नहीं पता लग रहा। रिफ्लेक्सिव में बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? a, होना चाहिए। क्या इसमें ये सेट ही है, उसका सबसेट निकलना है ये। क्या इसमें आपको 1, 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें 2 भी था, 2 था ना इसमें। क्या इसमें आपको 2, 2 दिख रहा है? नहीं। मतलब 1, 1 इसको बिलोंग, इस आर को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आगे क्या भाई? ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती थी? x, y belongs to R. चलो ट्रांजिटिव की कंडीशन x, y बिलोंग्स टू R। y belongs to Z. वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए सारे। y, z बिलोंग टू, Z. ओ शाबाश, x, z भी बिलोंग करना चाहिए R को, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से 1, 2 ले लिया है ही 1, 2 और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। 1, 2 ले लिया। 1 की दोस्ती 2 के साथ, 2 ने आगे किसी के साथ फ्रेंडशिप करी होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो है ही 2। क्या ये रिलेशन लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरा भी था, तो वो क्या था? बस वही तो चाहिए हमें। और x y किसी और के साथ नहीं बनाया गया। ओ क्या बात, वेरी गुड तालियां। कई बार तो तू कमाल कर देती है। हाँ जी, x का संबंध y के साथ, और y का बस y ने आगे किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करने हैं, वो इसके लिए लॉयल है, ठीक है। तो मतलब 1, 2, 1 का हेड 2, ठीक। तो क्या 2 का हेड कोई आगे है? और मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये ट्रांजिटिव की दूसरी प्रॉपर्टी थी कि सिर्फ a, b अगर बिलोंग कर जाए ना r को, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। a, b बिलोंग्स टू r, देन इट इज ट्रांजिटिव। तो जब ट्रांजिटिव मिल ही गया, फिर आगे चेक करने का फायदा है, ठीक है। हाँ चलो चेक करते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जिस देखते हैं, जिस क्वेश्चन आएगा भी सिमेट्रिक भी तो हो सकता है। इधर ध्यान दें, 1 का दोस्त 2, सिमेट्रिक में आप पढ़ते क्यों?
सिमेट्रिक में आप पढ़ते हो x की दोस्ती y के साथ होनी चाहिए, y की दोस्ती z के साथ होनी चाहिए। सर नहीं सर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सर सिमेट्रिक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सिमेट्रिक में आप क्या पढ़ते हो, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ, ठीक है। तो आप यही देख लो 1,2 तो वहां पे आपके पास अवेलेबल है ना, अवेलेबल 1,2 अवेलेबल है। तो फिर बेटा जी 2,1 भी तो अवेलेबल होना चाहिए था। क्या वहां पर 2,1 है? नहीं है वहां पर 2,1, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो क्या मिला? ट्रांजिटिव मिल गया हमें इसमें, ठीक है डन। चलो ये भी खत्म हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 4 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, बस फिर क्लास ऑफ कर देंगे, बाकी कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, चलो अच्छी बात है बेटा, छोटा हो जाएगा फिर तो। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों फटाफट देख लो, समअप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू log 7 log ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला गया, फाइंड dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव लेना हमने इसका। डेरिवेटिव देखिए, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि जो भी log के बेस में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वो तो नीचे ही आ जाता है। log 7 ये log है, ये log ऑफ x है, ये log और ये सारा x कंसिडर कर लेते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 बाय log। ठीक है जी, यानी 1 बाय log 7 लिखे रहते हैं। log x का डेरिवेटिव 1 बाय log x हो गया log का डेरिवेटिव। अब इसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग इस log x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा? 1 बाय x। तो बना क्या आपके पास? बन गया y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x log 7 और log x। देखो ऐसी कोई ऑप्शन होगी तो टिक कर देना, ठीक है। अगर मान लो नहीं होती है तो फिर हो सकता है ऐसी हो, बस यही ऑप्शन होगी और कोई ऑप्शन नहीं होने वाली। डन, ठीक है। क्वेश्चन 12 डन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 पढ़िए, पढ़ दो भाई, कोई तो पढ़ दो। x is equal to 1a। अच्छा जी, चलो फोन आ गया हमारे पास, हम ही पढ़ देते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1a 0 1 एंड 3x माइनस 2 3 0 2 इज इक्वल टू 1 3 0 1, देन वैल्यू ऑफ a फाइंड करने के लिए बोला गया a। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, पेपर ना मिक्स सा होगा, कुछ बिल्कुल टुच्चू से लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ एवरेज होंगे और कुछ थोड़ा सा ऊपर का लेवल भी पेपर टच करेगा। तो ये मत सोचना कि सारा पेपर सिंपल हो सकता है। बढ़िया बात ये कि अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपको चॉइस मिलने वाली है। पहले 20 में से 16, दूसरे 20 में से फिर 16 और तीसरे 10 में से कोई भी 8। तो जो लगे भी कैलकुलेशन बड़ी उसको छोड़ देना, स्किप कर देना, बाकी ट्राई कर लेना। x कितना भाई, फटाफट खत्म करें। चलिए देखिए इसको, x कितना है, ये सारा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया? 3a 0 1, साथ में क्या है? ठीक है जी, 3 आ गया, साथ में 2 3 0 2 इज इक्वल टू 1 3 0 1। हाँ जी, अब हमें ये पता करना है। लो जी, बस 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 समझ गए सर, हम आपके जज्बात समझ गए। 3a माइनस 3 दूसरा एलिमेंट, तो इधर से दूसरा उठा लो 3a इज इक्वल टू, क्लियर ना? ठीक है, इधर से दोनों, इधर से वो अकेला हो गया, -3 प्लस a इज इक्वल टू 2। ठीक है अभिषेक जी, 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, if a function fx, एक फंक्शन दे दिया गया fx और वो है हमारे पास mod x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पहली ऑप्शन में कहते हैं जी डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0। दूसरी ऑप्शन में कहते हैं डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0, 1। तीसरी ऑप्शन में कहते हैं डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 0, 1, 2। एक अलग सी ऑप्शन है एवरीवेयर कंटिन्यू, एवरीवेयर कंटिन्यू। ठीक है जी,
ये तो जैसे वो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू 2 वर्ड बोलेंगे ना, हमें पहले ही आंसर पता लग जाएगा इसका। मॉड हमेशा कंटिन्यू होता है, वो डिसकंटिन्यू होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि मॉड माइनस को बोलता है, ओ बेटी इसको भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है चलो बोला तो सही है, लॉजिकली देख लें क्या चीज़ है। ठीक है हाँ, कंटिन्यू तो होता ही है, हमने बोल दिया मॉड कंटिन्यू है, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, किस पॉइंट पे कंटिन्यू है और किस पॉइंट पे नहीं है, और एक लास्ट पॉइंट भी दिया गया एवरीवेयर इज कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू का मतलब हिंदी में क्या समझते हैं, बिना रुके चलते जाना, यही है कंटिन्यू। यानी जो डिसकंटिन्यू है वो रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉपेज आ जाएगी। और जो कंटिन्यू है कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। अब मैं 15 क्वेश्चन करवाने के बाद बोल देता हूँ चलो कंटिन्यू करें, ये आप में डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर आप नहीं कर रहे, मैं तो करवा रहा हूँ। ठीक, देखो बच्चों, मॉड का जो ग्राफ पढ़ाया गया था किसी ज़माने में आपको, जब मॉडल्स के क्वेश्चन करवाए गए थे, बोला गया था कुछ ज़िंदगी बदल जाती है एक पॉइंट पे आकर। ठीक है, याद आया कुछ? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आया तब भी कोई बात नहीं। इधर ध्यान दें, ये क्या है मॉडल्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, ये एक्स की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आएगा 0 से फिर आगे बढ़ जाएगा। मॉड एक्स का ग्राफ है ये, कहीं पे लग रहा है वो रुक रहा है, यहाँ पे आया डाउनफॉल, फिर जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, रुक नहीं रहा है कहीं पर भी, ये चलता जा रहा है। सर ये तो कंटिन्यू है 0 पे, मैंने पहले ही बोल दिया था मॉड हर जगह पे कंटिन्यू होता है, पर फिर भी समझा रहा हूँ आपको मैं। अगला पॉइंट क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के बाद क्या होगा 1। चलो जी, ये पहुंचा यहाँ पर और ये यहाँ से ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छू रहा है, ये भी कंटिन्यू। आगे आगे क्या भाई 0 1 2, समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूँ मैं? सर बस यही तो बात थी सारी, ग्राफिकल से हमने समझ लिया सारा का सारा। क्वेश्चन कोई भी हो, वहाँ पर नंबर कोई भी हो, बस इसको बिठा लो दिमाग में, कुछ भी दो, मॉड आ गया तो कंटिन्यू, बदल गई ज़िंदगी, एवरीवेयर कंटिन्यू आंसर आ गया भी इसका। देखो एक तो होता है याद करना, सीधे ही आप ऑप्शन दी गई है, पेपर उठाओ याद कर लो, इसका ए, इसका बी, इसका सी, जो आप ऑलरेडी करके आते थे। जब मैं आपके सैम्पल पेपर के टेस्ट लेता था, आंसर की दे के भेजता था आपको, आप ABCD याद करके आ जाते थे। बेटा तू तो सबसे ज़्यादा करके आती थी घर की, तू तो सिर मत ला, ठीक है। और फिर बाद में तुक्के मार मार कर लिखते थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है भी आज का, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 15 के साथ क्लास को आज समाप्त करेंगे, बाकी अगला लेक्चर कल सुबह तैयार करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन, जाते जाते बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ a, फाइंड a। कहते जी a निकालिए क्या है, दिख ही रहा है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, किसके इक्वल दिया हुआ है 4 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पर 4 ना लिखा होता और आपको बोला जाता कि ये एक मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक मैट्रिक्स है, और साथ में एक वर्ड यूज कर देते A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू 0। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो इक्वल टू 0 होती है। मनीष भाई समझ में आ रही बात क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सिंगुलर बोलते तो इक्वल टू 0 कर देते, फिलहाल यहाँ पे सिंगुलर की बात करी नहीं उन्होंने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है 4 के। आप सब बच्चे होशियार हो, सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, 1 के लॉन्ग डिटर्मिनेंट, 1 1 का 1, 1 को -1 से किया तो +1 ही होने वाला है, फिर उसके बाद सेंटर में आ गया -1, हाँ जी आगे 1 1 का 1, तो फिर ये 1, ठीक है जी, +1, 1 1 का 1 और +1 इज इक्वल टू 4, 1 + 1 2, तो ये 2a + 2, ये 1 - 1 1 - 1 0, इसकी स्टोरी खत्म, 0, 1 + 1 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों 0 आंसर आएगा इसका, 0 आएगा आंसर, +4 उधर जाके, जब उधर है ही 0 तो फिर इधर भी 0, यानी a इज इक्वल टू, जहाँ पे 0 मिले वहाँ पे टिक कर देना। पहले 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने, पहले 15, ठीक है। कल सुबह मॉर्निंग 7 o'clock क्लास है
और 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही।